हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। और आज का चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के लिए हम आज शुरू करेंगे, हमारे शुरुआत से इसको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर हम हाइगेंस प्रिंसिपल, और आज इस चैप्टर को हाइगेंस प्रिंसिपल को हम पूरा कर चुके होंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये एक बड़ा चैप्टर है, इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंफर्म आता है हर साल। तो यहां से जब 5 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टेंशन लेते हो आप, कारण कि यहां से अगर मार्क्स नहीं बना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, तो फिर जो छोटे क्वेश्चन है वहां से आप कितना भी स्कोर कर लो, एक बूस्ट नहीं मिल पाता है आपके स्कोर को। तो यहां से इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से करोगे, इसके पहले जस्ट वाला रे ऑप्टिक्स उसको आप अच्छे से करोगे, तो आपके नियरली 8 to 9 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट सिक्योर होते हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस इंपॉर्टेंस के कारण ही यहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत शानदार तरीके से इन चैप्टर्स को कराने वाला हूं। तो यहां पर आप बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और ये चैप्टर के हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे Corpuscle's theory of light, wavefront and types of wavefront, Huygens principle, reflection of light using Huygens principle, refraction of light using Huygens principle and reflection of wavefronts, ये सब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल ये सब आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है, कैसे इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले है कार्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन, न्यूटन का नाम इसलिए है कि इसने, न्यूटन जी ने ये वाली जो थ्योरी है इसको अप्रूव किया था। न्यूटन वाज इन द सपोर्ट ऑफ दिस कार्पस्कल्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या है, ये नियरली 1635 के अंदर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, इस थ्योरी को वहां पर बनाया गया कि लाइट जो है वो एक कार्पल्स की फॉर्म में, कार्पस्कल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे लाइट सोर्स जो होता है ना, वो लाइट सोर्स ऐसा है कि ये छोटे छोटे कार्पल्स कल, छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट करता है आगे। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, इन्हीं को कार्पस्कल्स कहा जा रहा है। और इन पार्टिकल्स की स्पेशलिटी, पार्टिकल्स की खासियत क्या है कि दीज कार्पस्कल्स आर रिजिड, बिल्कुल एकदम रिजिड है, इनको ना दबा सकते ना खींच सकते। दे आर इलास्टिक, जैसे ही ये कहीं पर भी टक्कर मारेंगे, कहीं पर भी इनकी कोलिजन होगी, वो कंप्लीटली 100% आइडियली इलास्टिक कोलिजन होगी। तो यहां पर ये इलास्टिक कोलिजन है। जब इन दो कार्पस्कल की टक्कर होगी या ये किसी इलास्टिक सरफेस से इलास्टिक बॉडी के टकराएंगे, तो वहां पर बिल्कुल 100% कोलिजन होगी। लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा, मोमेंटम एंड एनर्जी सब कुछ कंजर्व रहेगा। लेकिन ये क्या होंगे, मास लेस पार्टिकल्स होंगे, इनका मास कंप्लीटली जीरो होगा। ये सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर बताया गया 1635 में। फिर थोड़े थोड़े इसमें चेंजेस हुए, लेकिन इसमें मेन जो बड़ा चेंज है या बड़ा इसको सपोर्ट जब मिला श्रीमान न्यूटन जी का, तो उसके बाद ये थ्योरी और ज्यादा चर्चा का विषय बन गई, और ज्यादा फेमस हो गई। और ज्यादा फेमस होने का मतलब है 1675 में जब न्यूटन ने इसको और एक्सप्लेन किया और इसको सपोर्ट किया, अथराइज किया, उसके बाद क्या हो गया कि सब लोग इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानने लग गए कि भाई अब तो ये बिल्कुल सही है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आपका स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, कोई बड़ा टीचर है, अगर वो चीज कॉन्सेप्ट उसने बता दिया, कोई उसने फैक्ट बता दिया, तो अब सब लोग उसको मान चुके होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई एक दो फैक्ट कोई भी आदमी हमेशा सही ही बताए, गलती किसी से भी हो सकती है। ये यहां पर न्यूटन जी सबसे बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि न्यूटन का इतना बड़ा नाम था उस टाइम पर भी कि न्यूटन इतने सारे रिसर्चेस किए थे। आपने मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, देन ग्रेविटेशन के अंदर इनका जो काम है, उसके बाद आपको थर्मो जो हीट ट्रांसफर वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इनका काम है, और भी बहुत सारी जगहों पर इनका इतना ज्यादा काम और इनका नाम हुआ कि इनकी फिर जो इन्होंने बोल दिया वो लोग सर एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ मानने लग गए, बस अब ये सही है।
लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, ये थ्योरी दी गई 1675 के अंदर, लेकिन ये थ्योरी क्या है, गलत थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये गलत है, क्योंकि न्यूटन जी ने इसको सपोर्ट किया है, न्यूटन ने इसको सपोर्ट किया, न्यूटन मान रहे हैं इसको, तो ये बिल्कुल सही होगी। न्यूटन क्यों मान रहे थे, इसका भी आपको एक थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा कि न्यूटन ने पहले साउंड वेव के ऊपर काम किया था। साउंड वेव की न्यूटन ने स्पीड कैलकुलेट करी थी, और जो उनके अकॉर्डिंग स्पीड थोड़ी आसपास आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो आपके पास साउंड वेव है, साउंड वेव इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसको फिर वो कैलकुलेट करके एनर्जी की जो इसका स्पीड है, स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे कि इलास्टिक कांस्टेंट, किसी भी जो एक मैकेनिकल वेव होता है, इलास्टिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी, ये इसका किसी भी वेव का, मैकेनिकल वेव की स्पीड होती है, ये वो बता रहे थे सब लोग। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया कि इसमें वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी इससे नहीं, वो तो मीडियम की बात करते हैं इसमें तो, लेकिन वो इस भ्रम में आ गए, इस फॉर्मूले से वो फिर आगे और भ्रम में आ गए। तो फिर क्या हुआ, 1675 में इन्होंने इस चीज को सपोर्ट कर दिया, लेकिन उसी के पैरेलल 1678 के अंदर यहां पर एक अपने पास नए साइंटिस्ट आए थे, जो इतना बड़ा, इनका उस वक्त नाम नहीं था, हाइगेंस जो साइंटिस्ट थे, इनका इनका उस वक्त तो नाम था नहीं, लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा किया था उस टाइम पर, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मजेदार काम किया, और इन्होंने लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। इन्होंने लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, कब, 1678 में। लेकिन कोई माना नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि इसके ऊपर पहले से न्यूटन जी का ठप्पा लगा हुआ है, न्यूटन ने बोला ये सही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल, लाइट सोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, और जो इमिट कर रहा है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग मानने लगे, फिर जो को बड़ा आदमी जब बोल देता तो फिर लोग अंधाविश्वास करने लग जाते हैं, और ये हर जगह चलता है, आज भी ये चलता है। कोई बड़ा आदमी आके आपके सामने कुछ भी बोलता, आप उसको सत्य मानने लगोगे। जैसे हमारे पास अभी अगर आप देखोगे कुंभ का मेला चल रहा है, आईआईटी बाबा फेमस हो रखा है, तो लोग ये नहीं जान रहे कि वो जिस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं उनका कितना नॉलेज है। अभी जस्ट वो उसमें 1 साल के अंदर वो बाबा बने हैं, उसके पहले के बहुत सारे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े दिनों से ज्यादा टाइम से तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने, क्योंकि वहां पर किसका टैग लगा हुआ है, आईआईटी का टैग लगा हुआ है, तो आईआईटी का टैग लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली लोग उस चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा वो चीज बताएंगे। तो वहां पर किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक आईआईटी के टैग की वजह से हर आदमी उनकी पूरी बात सुन रहा है। हो सकता है ज्यादातर बात वो सही बोल रहे हो, कुछ एक दो बात वो गलत भी बोल रहे हो, ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा सही और हमेशा गलत बोलता है, लेकिन वो जो टैग होता है, जो ठप्पा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं पर भी न्यूटन जी का ठप्पा लगा हुआ है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसमें आगे क्या है। इसकी हेल्प से, इस थ्योरी की हेल्प से उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन, इसकी हेल्प से उन्होंने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, और इसकी हेल्प से उन्होंने स्ट्रेट पाथ को एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट, ये जो पार्टिकल्स है दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये चीजें तो यहां से एक्सप्लेन हो गई। लेकिन इसके आगे की जो चीजें हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीजें वहां पर उस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। तो जब एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, तो फिर इसको धीरे धीरे, इसको ओपोजिशन का सामना करना पड़ा, लोगों ने इसके धीरे धीरे विरोध में आने लगे। लेकिन सबसे पहले एक यहां पर ब्लंडर जो हुआ, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्या, कि यहां पर इन्होंने ये कहा कि जब लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में एक मीडियम होता है रेयरर मीडियम, और एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में अगर स्पीड v1 है, डेंसर मीडियम में v2 है, तो ये थ्योरी ये कह रही है कि रेयरर मीडियम में जो लाइट चलेगी वो तो धीरे चलेगी, और डेंसर मीडियम में जो लाइट चलेगी वो स्पीड से चलेगी। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी। फिर न्यूटन जी का जो मेन जो फोकस है वो मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन है, फोर्स, इन सब से रिलेटेड है, फोर्स, एनर्जी, इन पावर, वर्क, इन सब से रिलेटेड है। तो यहां पर एक और मिसकॉन्सेप्शन हुआ, क्या,
कि वो ये कह रहे हैं कि जब लाइट में कभी भी रिफ्लेक्शन जब होता है तो लाइट क्या करती है, लाइट के ये पार्टिकल्स यहां पर इंसिडेंट होकर इसके साथ सरफेस के साथ एक इलास्टिक कोलिजन करते हैं, और इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो जिस डायरेक्शन से वो आएंगे, जिस एंगल पर वो इंसिडेंट करेंगे, सेम उसी इक्वल एंगल पे यहां पर वो रिफ्लेक्ट होके इसके टकरा करके वापस चले जाएंगे। तो यहां से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर उन्होंने बता दिया। ठीक है, थ्योरी बहुत डीप में रही होगी, लेकिन मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट समझने की चीज है। फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज जो रिफ्रैक्शन जो एक्सप्लेन किया, उसमें इन्होंने ये चीज कंसिडर करी कि मान लो ये यहां पर एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम। तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स आएंगे इसके ऊपर जब आ रहे हैं, तो यहां पर पार्टिकल्स तो हर हर जगह पर है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है अब जब मीडियम में एंटर करेंगे तो यहां पर इनके पास फोर्स लगेगा, और ये फोर्स, इस फोर्स से ये पार्टिकल डाउनवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब आप ये देखो, आपकी मोशन इधर हो रही है और आपको एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये एफ है, ये आपकी वेलोसिटी है, मोशन है। तो अब आपका मोशन आगे कैसे चलेगी, तो आगे आपकी मोशन ऐसे चलेगी, इस डायरेक्शन से आप इस डायरेक्शन से मोशन करोगे, जस्ट लाइक पैराबोलिक पाथ, है ना, कि पैराबोला से देखते हो तो यहां पर इन्होंने रिजल्टेंट फोर्स नीचे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, लाइट यहां पर डायरेक्ट इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स है ये इस तरीके से बेंड होकर इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और ये क्या हो गया, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये जो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने जैसे तैसे करके इन दो थ्योरीज को, दो रिलेशंस को एक्सप्लेन कर दिया, और फिर बता दिया कि ये जो लाइट पार्टिकल्स है, एजम्पशन है इसका कि ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। लेकिन ब्लंडर क्या था, स्पीड का। ये कह रहे हैं कि स्पीड इन रेयरर मीडियम इज लेस, बट द डेंसर मीडियम स्पीड इज हायर। पानी के अंदर लाइट ज्यादा तेज चलेगी, और एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर लाइट धीरे चलेगी। इसका जो कॉन्सेप्ट वो भी साउंड से मिलता जुलता है। कैसे, आप बताओ, साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर कितनी होती है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड होती है नियरली 331 मीटर पर सेकेंड। अगर हम वाटर की बात करें तो ये नियरली आती है वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड, 15 या 1400 के आसपास होती है। और हम मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स के अंदर ये स्पीड 6400 मीटर पर सेकेंड तक चली जाती है। तो जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे मीडियम को एक एयर मीडियम से लिक्विड होते हुए सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर जो साउंड की स्पीड की और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो ये जो थ्योरी थी ये साउंड वेव से थोड़ी सी रिलेट कर रही थी। और उस टाइम तक कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि साउंड वेव, लाइट वेव इज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव नीड्स मीडियम। तो मीडियम नीड्स करता है, अगर मीडियम इसको चाहिए तो एक चीज और आ गई कि भाई यहां पर जो यूनिवर्स में सब जगह लाइट जो चल रही है ये कैसे ट्रेवल कर रही है। तो लोगों ने बोला ठीक है, ट्रेवल, इसका भी हम इलाज बता देते हैं, इसका भी हम उपाय बताते हैं कि ये मान लो पूरे मीडियम में एक बहुत ही रेयरर और एक बहुत ही इलास्टिक, डेंसिटी बहुत कम और बहुत ज्यादा इलास्टिक एक मीडियम है जो सब जगह फैला हुआ है। हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फैला हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन है, ऐसा लोगों ने मान लिया। और उस मीडियम का नाम है ईथर। और ये जो ईथर है आपके केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ठीक है, ये ईथर अलग है। उन्होंने बोल दिया कि ये कौन सा है मीडियम, यहां पर एक ईथर ऐसा मीडियम है जो प्रेजेंट है इन होल यूनिवर्स, इसको एक ईथर थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये सब पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसके बाद इसके पैरेलल में यहां पर 1678 में एक ये थ्योरी चल रही थी जो हाइगेन ने ये बना रखी थी। और इसके कोई इक्के दुक्के ऐसे लोग थे जो इसमें बिलीव करते थे, इसके खुद के हो सकता है पर्सनल स्टूडेंट्स हो जो इसको आगे चला रहे हो, लेकिन ये थ्योरी वहां पर उस टाइम तक चल नहीं रही थी। लेकिन इसके बाद देखो, जो अच्छा काम होता है ना वो कितने दिनों के बाद निकल के आता है, जब एक बड़े आदमी का यहां पर
ठप्पा लग जाता है उसके बाद तो इस काम को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। इसके बाद लोगों ने और जैसे जैसे आगे रिसर्च करी तो उसके बाद जैसे इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, ये इसे एक्सप्लेन नहीं हुए तो फिर धीरे धीरे लोग इससे दूर होना स्टार्ट हुए। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये चीजें आई भी बाद में थी, फिर क्या हुआ कि यहां पर 1851 के अंदर सबसे पहली बार ये प्रूव हुआ कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम एंड स्लोअर इन डेंसर मीडियम, की लाइट की स्पीड एयर में ही ज्यादा है, वाटर के अंदर जैसे लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये फोकाल्ट ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। फोकाल्ट जो है ना, इन्होंने ये प्रूव किया था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम। तो फिर उसके बाद धीरे 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 ये आगे शुरू होने लगा वेव थ्योरी का काम। और फिर उसके बाद वेव थ्योरी को जो हाइगेंस ने बताई थी वो हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लाइट में वेव है कि पार्टिकल से, इसके लिए फ्लिप फ्लॉप हमेशा से रहा है। आधे लोग ये मान रहे हैं, पहले लोगों ने माना पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल 50-60 साल, कितने साल, नियरली 170 ईयर्स तक कंटिन्यू लोगों ने इस चीज को माना, क्योंकि एक बड़े आदमी ने कह दी थी, ठीक है। और यहां तक इसके बाद 1850s के बाद लोगों ने माना कि ये वेव है। फिर उसके बाद ये 1905 के अंदर आइंस्टीन फिर आए और उन्होंने लाइट को फिर से पार्टिकल में प्रूव कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है वो वहां पे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, तो फिर लाइट को पार्टिकल मानने लग गए, फिर लाइट को वेव मानने लग गए, क्योंकि फिर कुछ और साइंटिस्ट है उन्होंने फिर उस चीज को बनाया। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, डी ब्रोगली आए नियरली 1940s 50s के आसपास। डी ब्रोगली जी ने आकर ये कहा कि जी आप जितने काम कर रहे हैं, जितनी बातें सोच रहे हो, सब के सब बकवास है, सब मिले हुए हो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि यहां पर लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ही वेव घोषित कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी वेव की तरह नेचर कर सकता है, अब बोलो करना है कुछ कर लो। तो फिर ऐसे मिलते मिलते बात क्या बनी कि एक काम करते हैं, एक सेटिंग रखते हैं कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, अपने इंटरनल मैटर है, साइंटिस्ट के बीच का मैटर है, यहां पर बात फिसल जाएगी, अदरवाइज इसको मान लो। तो उन्होंने क्या माना कि जो लाइट है ना, लाइट भी वेव की तरह नेचर करेगी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी। तो दोनों नेचर हैं इसमें एक साथ सेम टाइम पर। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी, या जो पार्टिकल होता है वो भी वेव भी होता है, और उसके साथ साथ वो पार्टिकल तो है ही। तो दोनों में दोनों टाइप की नेचर है। लेकिन आजकल के टाइम में अगर आप कुछ पॉडकास्ट सुनोगे तो जो हिंदी के टीचर है वो लोग भी इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कौन पार्टिकल है कौन वेव है, और खासकर लाइट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि लाइट पार्टिकल, लाइट वेव, एक बार देखोगे तो लाइट, एक बार देखोगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बस हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर निर्भर कर रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट जो किया है उसमें हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे हुई है। हमने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहा हमने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, तो हमारे पास वो लाइट एंड पार्टिकल का मैटर चल रहा है। तो यहां पर इस चीज को आप समझ के चलो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे की, जो हाइगेंस ने 1678 में बताया था उसके बारे में। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारे पास अब यही चीजें काम करेगी। तो हाइगेंस ने यह कहा जी नहीं, लाइट जो है ना वो वेव ही है, और वो वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो वेव फ्रंट है वो क्या है, वो यहां पर हम पहले देखेंगे। पहले वेव फ्रंट देखेंगे, उसके बाद हम हाइगेंस प्रिंसिपल देखेंगे। तो देखो वेव फ्रंट क्या होता है, ये देखो, वेव फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, वो क्लिप देखो और उसके बाद बताओ आप। ये एक आप एनिमेशन देखो, यहां पे आपको वेव फ्रंट समझ में आएगा, उसके बाद हम इसके लिए बात करेंगे, बीच बीच में और बात करते जाऊंगा मैं। सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये एक स्टिल वाटर पॉन्ड है जिसके अंदर आपने पत्थर डाला है। पत्थर डालने से पानी में यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और वो पानी अपनी वेव बनाते हुए आगे चल रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जहां पे आपने पत्थर डाला है वहां से पानी इस वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते किनारों की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में यहां पे पानी ट्रेवल नहीं करेगा,
क्योंकि वेव में मास ट्रेवल नहीं करता, जस्ट एनर्जी ट्रेवल करती है। अगर मास ट्रेवल करता तो यहाँ पे पानी का खड्डा हो जाना चाहिए था ना, यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, नहीं, वहां पर पानी वहीं के वहीं रहता है, लेकिन जो आपके पास यहां पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, और जो यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था उस डिस्टरबेंस को किनारे पर सेंड करते हैं, किनारे की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ये है। अब आगे आप इसको पूरा देखोगे तो ये देखो, यहां से जो आपका सोर्स यहां पर था तो ये कंटिन्यूअसली आगे चल रहा था, और ये पानी ऊपर नीचे हो रहा है यहां पर पानी का सरफेस, और सरफेस के लिए आपने जो यहां पर एक पूरा सर्कल इक्वी डिस्टेंस आप लोगे तो वहां पर देखो बिल्कुल एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। एक लाइन को आप फोकस करोगे तो वो एक साथ वाइब्रेट करते दिखाई देगी। इक्वी डिस्टेंस लेके हम यहां पर क्या कर लेंगे, इसके सर्कल मार्क कर लिया। ये जो सर्कल है, यहां से आपको मेन कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इस सर्कल पे जितने भी ये पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल अप स्ट्रीम में मोशन कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। इसके पीछे वाला सर्कल है, वो पार्टिकल भी अप स्ट्रीम में मोशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच वाले जो पार्टिकल है, यहाँ के जो पार्टिकल है, वो कहां पे मोशन कर रहे होंगे, वो आपको पता है, वो डाउन स्ट्रीम में मोशन कर रहे होंगे। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव साइड में है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव साइड में है। वेव कैसी बनती है, वेव इसी तरीके से तो बनती है, इस तरीके से वेव बनती है। तो ये वाला जो वेव है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, ये वाला जो पॉइंट है वो ये हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट आप ये मान लो, उससे नेक्स्ट वाला ये मान लो, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है यहां पर बीच में ये वाले पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझ के चलना है। ठीक है, अब ये देखो आगे इसके बाद, तो ये जो है ना, इन सारे पॉइंट्स को, जैसे ये क्या बता रहा है, आपने इन सारे पॉइंट्स को आपने मिला दिया, जितने भी पॉइंट्स है इस सरफेस पर, इस लेयर पे, उन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो वहां पर एक वो वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन ये जो वेव है ये सरफेस के ऊपर बनी हुई है, सरफेस वेव है। तो सरफेस वेव होने के कारण यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा 2 डायमेंशनल वेव फ्रंट है, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ सर्कुलर वेव फ्रंट। क्या है, सर्कुलर वेव फ्रंट है ये। लेकिन जो लाइट होती है ना, वो तो 3 डायमेंशन में ट्रेवल करती है। जैसे यहां पर ये मैंने बल्ब बनाया, इस बल्ब से निकलने वाला लाइट ऐसे वेव फ्रंट जो है एकदम 3 डायमेंशन में निकलेगा। वो जो 3 डायमेंशन में निकलेगा वो होगा वेव फ्रंट हमारे काम का। तो देखो यहां पर कैसे बनता है ये, इसके बाद जब आएगा वो 3 डायमेंशनल वेव फ्रंट ही बना के आपके सामने निकलेगा। ये हमारे पास वेव फ्रंट बने, ये वेव फ्रंट देखो एक बनाना, ये वेव फ्रंट ही आगे चल रहा है। आप इसको अगर देखोगे, छोटा सा बना था, आगे की तरफ मोशन कर रहा है, देखो सब डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली कंटिन्यूअसली मोशन करते जा रहा है। अब हम इसके अंदर अगर बात करेंगे तो आपको और अच्छे से ये पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो यहां पर ये आगे मोशन कर रहा है, अब ये देखो छोटे से निकला था, फिर बढ़ते हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड भी तो है ना। अब ये हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इधर आपके पास ये वाला सोर्स है और इधर आपके पास ये पॉइंट सोर्स है। दोनों में आप सिमिलरिटी देखना, इस पॉइंट सोर्स से अब लाइट निकलने वाली है, ये देखो लाइट निकल रही, लाइट निकल के इस डायरेक्शन में पूरा, जैसे बैलून नहीं फुलाते आप, उस बैलून फुलाने की तरह काम हो रहा है। बैलून फुलाने की तरह लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। ये वाली जो साइड जो हमें दिखाई दे रही है ये भी पैक होती है, लेकिन हमारे दिखाने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है। तो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस लाइट सोर्स इमिट्स वेवलेट्स। ये जो सोर्स है ना, ये वेव इमिट कर रहा है। वेव कैसे, इस वेव के सारी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल होगी। ये जो वेव है ना हर डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी। अब क्या करोगे आप, इस वेव की हर डायरेक्शन में जो वेव निकली है इसके आप पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करो। मैंने इस पॉइंट को यहां पे मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया, ये सारे पॉइंट क्या है, वो है जो सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, फिर यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इनको मिलाने के लिए जो यहां पर सरफेस बनेगा दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। और कैसे बनेगा, इसमें एनिमेशन में आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। यहां पर देखो ये फिर से वेव फ्रंट बना और ये वेव फ्रंट बन गया, वेव बनी वेव फ्रंट बन गया।
फिर वेव आगे ट्रेवल करी तो फिर ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, मतलब ये छोटे वाला वेव फ्रंट यही आगे जाके बड़ा बनते जा रहा है, फिर ये वेव फ्रंट बनते जा रहा है आगे। जैसे जैसे ट्रेवल करती रही है ये वेव फ्रंट्स जो है ना वही आगे से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। अब ये देखो कंटिन्यूअसली अब ये मोशन कर रहा है और आगे से आगे देखो वेव फ्रंट मोशन कर रहा है। जैसे मोशन कर रहा है उसमें आपको पता चल रहा है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पॉइंट सोर्स था, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद इसकी रेडियस तो बहुत ज्यादा हो गई, और अब हम इसका छोटा सा पार्ट अगर हम कंसिडर कर लें तो छोटा सा पार्ट आपको क्या ये सर्कुलर या स्फेरिकल दिखाई दे रहा है या फिर आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे। ये छोटा सा पार्ट इसका एज ए प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट कब? जब पॉइंट सोर्स हो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट हमेशा सर्कुलर होता है, लेकिन अगर सोर्स बहुत ज्यादा दूरी पर और किसी भी शेप का हो तो उसका छोटा सा पार्ट जो होता है वो जस्ट लाइक प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम करता है ना। तो प्लेन वेव फ्रंट दो तरीके से बन सकता है, या तो आपके पास जो वेव जो सोर्स है वो फ्लैट हो, प्लेनर हो, जो आपकी छत की जो लाइट आती है ना, जो दुकान शोरूम वगैरह पे जाते हो वो उस बैंक वगैरह में जाते हो उस टाइप की लाइट, या फिर ये बहुत दूर बनने वाला वेव फ्रंट है तब। ये देखो आगे ये आपके पास वेव फ्रंट हो गया, और इस वेव फ्रंट का छोटे से जो पार्ट है वो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है और ये लगातार आगे से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। फिर आपके पास है ये देखो वेव फ्रंट, ये वो वेव फ्रंट सर्कुलर है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। सिंपल सा मामला इतना ही है। एक टाइप और वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये तो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहा है, और एक बात, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो कि यहां पर देखोगे वो ये है, यहां पर देखोगे ये है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या हो रहा है, यहां पर कलर चेंज करके देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है, इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो देखना है वो इसकी सर्कल की इस स्फेयर की रेडियस बना दिया आपने। तो ये जो रेडियस वगैरह जितनी भी है ये इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। समझ में आ गया? यहां से समझ में आ गया वो। अब इसके अंदर भी जब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज, ये आपके वेव फ्रंट्स है सारे एक के बाद एक के बाद एक रखे हुए हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज आउटवर्ड। ये देखो यहाँ पे पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का एरो है और ये इधर आएगा। देखो अभी निकल के आएगा, ये हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। देखो यस, ये देखो लगातार ट्रेवल कर रहा है और ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। अब देखो यहां पर हमारे पास, अब यहां पर देखो आप, ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट कैसे कैसे मोशन कर रहा है, पता चल रहा होगा आपको। यहां पर इस ये देखो वेव फ्रंट की टाइप से मोशन कर रहा है लगातार, और ये यहां से निकल रहा है, दूर है ये वाला लाइट सोर्स दूर है, तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट लगातार आगे चल रहा है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर न्यूटन जी का नाम है शेप एंड लोकेशन टी एस टी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हाइगेंस का नाम है। ठीक है, कृष्णा हाइगेंस ये आदमी है जो जिसने इतना पहले ये बारे में सब कुछ सोच लिया था, और आज तो हम तो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द शेप एंड लोकेशन एट टी, टी टाइम पर जो वेव फ्रंट होगा उसका हमारे पास यहां पर ये सब हम बात कर लेंगे। ये आपको यहां पर देखना है, देखो ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव आगे चलेगी, वेव फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है, वेव फ्रंट चल रहा है। ठीक है, इस वेव फ्रंट का अब हाइगेंस प्रिंसिपल काम आ रहा है। ठीक है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, जो सेकेंडरी वेव्स पैदा करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा। वेवलेट्स क्या होती है वो बताऊंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट सोर्स अपने अपने सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और अपने अपने वेव फ्रंट फिर क्रिएट कर रहे हैं, खुद अपने लाइट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तू लाइट सोर्स है, मैं भी लाइट सोर्स हूं, अपन भी अपना काम करेंगे। द लाइट ऑफ सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी,
सब कुछ सेम होगा जो प्राइमरी वाले सोर्स का होगा। तो सेम कलर होगा, सेम वेवलेंथ होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम स्पीड होगी। और ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बने हैं, इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की जो यहां पर इन सारी टेंजेंट्स को, यहां पर आप देखोगे इन सारी टेंजेंट्स को जब आप मैच करोगे तो यहां पर ये एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखें, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, लेट ये वाला वेव फ्रंट है हमारे पास, ये वाला वेव फ्रंट, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर ये हो गया। लेकिन ये इसके जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट सोर्स अपने आप में फिर से सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जब ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएंगे। तो ये अपना ये वाले वेव फ्रंट यहां पर बना रहे हैं, अपने ये वेव फ्रंट यहां पर बना रहे हैं। तो ये जो अपने वेव फ्रंट बना रहे हैं, इनकी टेंजेंट को जब आप मैच कर रहे हो तो यहां पर एक नया वेव फ्रंट निकल के आ रहा है। ये जो नया वेव फ्रंट निकल के आ रहा है, ये कब का है? ये t इज इक्वल्स टू टाउ का है, t इक्वल्स टू नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट का, इतना मान लो आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट का है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, यहां पर ये डिस्टेंस है, ये है v इंटू टी, ये इतनी डिस्टेंस आगे है। ये है एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की फॉर्म में, ठीक है। अब हम आगे इसका बात करते हैं। ये देखो, यही वेव फ्रंट चल के आगे आ गया, ऐसा लग रहा है ना, यही वेव फ्रंट चल के इस तरीके से हर, अब इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये खुद सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, नेक्स्ट वाला वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। उसके सोर्स फिर सेकेंडरी की तरह उसका नेक्स्ट सोर्स जनरेट करेंगे, फिर से यही सेम चीज निकल के आ रही है। आप देख पाओगे यहाँ पे, ये देखो वेव फ्रंट बन रहा है, वेव्स निकल रही है, जो मैंने बताया वही। अब यहाँ पे एक तो बैक साइड में वेव फ्रंट बन रहा है, बैक साइड वाला वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जब हम मैथमेटिकल बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, मैथमेटिकल जब निकल के आता है एम्पलीट्यूड, इसका जब आप देखोगे वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा से वेरी करता है। नेगेटिव साइड का अगर हम देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे पाई होता है, तो 1 प्लस कॉस पाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव वाले का। एक सिंपल सी थ्योरी है, याद रख लो, जो मैं बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, कि ये मान लो पीछे से आने वाले वेव फ्रंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इधर से आने वाला दिखाई नहीं देगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन आगे चलते हुए दिखाई देगा, और यहां से आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 होगी, तो इंक्रीज हो जाएगा इसका वेव फ्रंट, नहीं क्या? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम और आगे चल लेते हैं। बैक साइड का काम नहीं करेगा, केवल फॉरवर्ड वाला काम करेगा। अब हम इसका जो ये वेव फ्रंट है ना, ये देखो आगे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इसको पीछे की तरफ वाले को हटा दिया इसने। अब हमारे पास यहां पर ये जो वेव है केवल आगे की तरफ ही फ्लो होगी, पीछे आगे की तरफ ही प्रोपागेट होगी, पीछे की तरफ प्रोपागेट नहीं होगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन ये फिर से वेव फ्रंट हो गया। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर से एक सोर्स की तरह काम करेगा। ये प्लेन वेव फ्रंट का सिमुलेशन है, जैसे हमारे पास किसका था पहले? स्फेरिकल वेव फ्रंट का था, अभी ये प्लेन वेव फ्रंट के बारे में काम कर रहा है। ए बी वेव फ्रंट है, टी इक्वल टू 0 पे, सारे पॉइंट सोर्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। इसकी अपनी वेव निकलेगी, जो अपनी वेव निकलेगी तो ये देखो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगे, सेकेंडरी वेव बनेगी। और सेकेंडरी वेव बनने के बाद इनकी टेंजेंट अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो फिर से ये एक नेक्स्ट वाला वेव फ्रंट यहां पर बना देंगे, जो ये बना दिया। ओके, इतनी सी बात है। अब हम इसको यहां पर अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम अब इस वेव फ्रंट्स को डिफाइन करेंगे। तो वेव फ्रंट्स क्या होता है? वेव फ्रंट्स इज ए लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट्स इन सेम फेज। जो हमारे पास वहां पर सरफेस के ऊपर वेव्स बन रही थी, तो वहां पर वो क्या है, ऐसे लगातार अप्स एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ बनाकर कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पर आपने एक सर्कुलर पाथ बनाया था, जहां पर सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो एक साथ ऊपर आ रहे थे और नेक्स्ट में एक साथ नीचे जा रहे थे, फिर ऊपर एक साथ आ रहे थे, एक साथ नीचे जा रहे थे। तो वो जो सर्कुलर पाथ है वो क्या है? वो है वेव फ्रंट, और उसको हम बोलेंगे दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स है जो सारे के सारे अपस्ट्रीम में बन रहे हैं उसके साथ इक्वी डिस्टेंस, उनको हम बोल रहे थे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज ए लॉकस ऑफ all the points
which vibrates in same phase, which vibrates in same phase. सारे सेम फेज में होंगे, सेम फेज में सेम फेज एंगल पर वाइब्रेट करेंगे, सेम फेज एंगल पर ऑसिलेट करेंगे। उस पॉइंट्स के कलेक्शन को, उस पॉइंट्स के लॉकस को आप क्या बोलोगे? वेव फ्रंट बोलोगे। अब यहां पर एंगल का या फेज का मतलब क्या, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे हम कोई भी वेव इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास होता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब जो मीडियम जो होता है जहां से वेव ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। और वहां पे जो मीडियम के पार्टिकल जब ऑसिलेट करेंगे तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y। जैसे हमारे पास कोई वेव चल रही है, ये जो वेव है, हम किसी भी पार्टिकल की बात कर लें, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो किससे रिप्रेजेंट हुआ है? y से। वेव कितनी आगे बढ़ी है? वेव यहां से लेके यहां तक आगे बढ़ी है, तो ये जो x का जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? वो ये वाला x है। तो यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट और इस वेव का जब हम पूरा एक t और x का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो हमें यहां पर ये एक फिक्स एंगल मिलेगा। तो ये जो वेव है, ये वेव इस डायरेक्शन में भी पास हो रही है, ये वेव इस डायरेक्शन में भी पास हो रही है, ये वेव इस डायरेक्शन में पास हो रही है और इधर भी पास हो रही है। जैसे जैसे जिस जिस जगह पर, यहां पर देखोगे ये इस फेज में है, यहां पर इस फेज में, यहां पर, ये सारे के सारे क्या है? सेम फेज में है। तो सेम फेज में होने के कारण यहां पर आप इनको, इस पॉइंट्स के कलेक्शन को आप बोल दो कि दिस इज अ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट ऐसे पॉइंट सोर्स से इस तरीके से बाहर निकलते जाता है। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो किस टाइप का वेव फ्रंट होगा? दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और हम यहां पर अब वेव फ्रंट्स के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि वेव फ्रंट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स इज नॉन एज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हो गया? वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स या पॉइंट बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज नॉन एज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। और यहां पर इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। आपके पास ये मान लो, आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और ये इसका पॉइंट सोर्स है इसके सेंटर में। अब सेंटर से जब आप देखोगे तो ये इक्वल डिस्टेंस पर, ये इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर इस टाइप से ये प्रोपागेट कर रहा है पूरा वेव फ्रंट। अभी हम इसके वेव फ्रंट्स को डिफाइन करने में ही लगे हुए हैं। वैसे हमने जो हाइगेंस प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट एक तरीके से एनिमेशन में देख लिया था, फिर भी हमें डिफाइन तो करना ही होता है। तो ये आपको पास क्या हो गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। फिर हमारे पास एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा, ये हमें यहां पर देखना है। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है? जो हमारे पास सोर्स है वो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट सोर्स ही हो। वो पॉइंट जो हमारे पास लाइट सोर्स, वो लीनियर सोर्स भी हो सकता है। जस्ट लाइक ए ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जैसा कोई सोर्स है जो स्लिट जैसा होता है, पूरा एकदम लंबा होता है यहां पर, इस टाइप के वेव फ्रंट को आप बोलते हो क्या? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जो लाइन सोर्स होता है ना, लाइन, जैसे मान लो हमने यहां पर कोई इस टाइप का आपके सामने एक कोई लाइट सोर्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस टाइप का कोई लाइट सोर्स जब हम यहां पर कंसिडर कर लेंगे तो इस लाइट सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट हमेशा क्या होंगे? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे। और ये सिलिंड्रिकल किस टाइप से बनेगा? ये इस टाइप से यहां पर आपके सामने बनता जाएगा। जो सिलेंडर बनेगा ना, वो यहां पर इस तरीके से बनेगा। इस टाइप से ये आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और यहां से भी आप देखोगे तो अब इनको, ये सिलेंडर इस टाइप से यहां से पूरा सिलेंडर हो जाएगा इसमें।
ये आपके पास पूरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, और लाइट इस डायरेक्शन से इस तरीके से यहां पर कंप्लीटली आगे इंक्रीज हो रही है, आगे प्रोपगेट कर रही है, बढ़ रही है लाइट। ठीक है, तो यहां से भी आप देखोगे हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल जो डिस्टेंस होगा वहां पर ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। जैसे ये आपके पास लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स से इस तरीके से वेव फ्रंट आगे निकलता जाएगा, इस आगे से आगे निकलता जाएगा, सिलेंडर्स बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर छोटा सिलेंडर बना दो, बड़ा सिलेंडर बना दो, बड़ा सिलेंडर बना दो, फिर ऐसे चलते चलते बनता जाएगा। तो दिस इज वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर सोर्स। जो लीनियर सोर्स वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा उसको आप क्या बोलोगे? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, आप यहां पर इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहां पे आप इसको ढूंढ सकते हैं, वहां से आप इसको, इसके जो नोट्स है वो आराम से वहां से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, ये दोनों आपके पास हो गई। अब हम बात करते हैं इसके प्लेनर वेव फ्रंट की। तो प्लेनर वेव फ्रंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई सिलिंड्रिकल जो लीनियर सोर्स है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने वाला, पॉइंट सोर्स है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी फार डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो बनने वाले वेव फ्रंट का छोटा जो एक पार्ट है वो एक फ्लैट या प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है पूरा। कौन सा वेव फ्रंट है ये? आप बोलोगे ये जो वेव फ्रंट है ये तो यहां पर आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है और इसका सोर्स यहां पर। अब डिस्टेंस सोर्स होने के कारण अगर मैं इस वेव फ्रंट का इतना सा पार्ट कंसिडर कर लूं, बाकी जो पूरा वेव फ्रंट है ना, इसको मैं यहां से हाइड कर देता हूं, इसको मैं यहां से छुपा देता हूं आपके सामने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाकी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने यहां से हाइड कर दिया। और अब आप ये बताओ, इस इतना सा जो वेव फ्रंट का पार्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये स्फेरिकल दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आपको एक तरीके के जो प्लेन वेव फ्रंट होता है उसकी फीलिंग दे रहा है। तो यहां से जब डिस्टेंट पर चलेगा तो ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम करेगा आपके लिए। तो इस टाइप का जो वेव फ्रंट है हम यहां पर एज ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट काम, प्लेनर वेव फ्रंट काम में ले सकते हैं। तो क्या हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। और हमारे पास यहां पर प्लेन वेव फ्रंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। प्लेन वेव फ्रंट, और इसके लिए आप लिख सकते हो इफ द लाइट सोर्स is at far distance, लाइट सोर्स अगर फार डिस्टेंस पर है तो उसका स्मॉल पार्ट ऑफ वेव फ्रंट कंसिडर्ड एज ए प्लेन वेव फ्रंट। ये आपको यहां पर इसको समझ के चलना है। और समझ आपने पहले आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने कि मान लो ये आपके पास इतना बड़ा मैंने वेव फ्रंट बना दिया और इसमें से आपको केवल छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है, बाकी जो पूरा पार्ट है उसको आप क्या कर देते हो, यहां से इसको पूरा कंप्लीटली यहां से हाइड कर देते हो। तो छोटा वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस प्लेन वेव फ्रंट को अगर हम यहां पर प्लॉट करना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, तो आप इसको इजीली यहां पर इस टाइप से प्लॉट कर सकते हो कि ये जो आगे वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह आगे इंक्रीज होते जाएंगे। जस्ट लाइक जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस देखे थे ना, उस टाइप के ही यहां पर क्या है, वेव फ्रंट्स बने हुए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वही यहां पर प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको इस जगह पर। ठीक है, तो ये हमें आगे काम आने वाले हैं वेव फ्रंट्स। अब हमारे पास यहां पर एक छोटी सी टर्म और आती है
जिसको हम बोलते हैं वेवलेट। अब ये वेवलेट कोई स्पेशल खास टर्म नहीं है, दिस इज जस्ट ए वेव। इसको हम जस्ट एक वेव ही मानते हैं। और वेव क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेरिफैक्शंस एंड कंप्रेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, या आप क्रेस्ट एंड ट्रॉफ भी बोल सकते हो। ये जो होता है ना, ये क्या है? ये वेव फ्रंट ही है। ये वेवलेट भी है, ये आप इसको वेव भी बोल सकते हो, वेवलेट भी बोल सकते हो। ये सारे क्या है? ये क्रेस्ट है। ये सारे क्या है? ये ट्रॉफ है। ठीक है ना? तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? वेवलेट हो गया। सेकेंडरी वेवलेट क्या हो जाएगी? जो वेवलेट प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इज नॉन एज ए सेकेंडरी वेवलेट। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास आ गया इसके बाद क्या? हाइगेंस प्रिंसिपल। अब जो हाइगेंस प्रिंसिपल है हम वहां पर देख चुके थे, लेकिन हमें इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें प्लॉट करना है कि हमें डायग्राम कैसे इसका बनाना है। तो इसका जो डायग्राम बनाना है ना, वो सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले देखो, यहां पर आपके पास हाइगेंस प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन किया जाता है, light travels in the form of wave fronts and all the wave front act as a secondary source of light which can produce their own secondary wavelet which has same characteristics as a primary source। और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड तीनों ही किसके जैसी होगी? प्राइमरी सोर्स की तरह होगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड दे secondary source they can produce their own wavelets of same characteristics as original as primary wavefront like frequency, wavelength and speed। इतना सा बात है। ठीक है, तो light travels in the form of wavefront and all the points of wavefront can act as secondary source of light। They can produce secondary wavelet of same characteristics। ठीक है, होपफुली राइटिंग समझ में आ रही होगी। इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर नहीं आ रही तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने जो बताया है वही लिखा है, मैं फिर से बोल देता हूं। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव कैन एक्ट एज ए secondary source of light। They can produce secondary wavelet of same characteristics। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की सेकेंडरी वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करता है। इतना आपको यहां पर पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे वेव फ्रंट्स को? तो देखो, यहां पर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये मान लो एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा एट t इज इक्वल्स टू 0 पर। ये जो वाला जो वेव फ्रंट है ना, ये कहां पर बनाया मैंने? t इज इक्वल्स टू 0 पर है। ये वेव फ्रंट मैंने a एंड
बी यहां पर बना दिया है। अब मेरे को क्या पता है, मुझे पता है कि इसके जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्सेज की तरह काम करेंगे। जब ये सेकेंडरी सोर्सेज की तरह काम करेंगे तो ये अपनी वेव बनाएंगे, तो ये फिर से अपनी यहां पर वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब वेवलेट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखो, वो थोड़ा यहां पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। देखो ये अपना यहां पर एक वेव बना लेंगे, वेव फ्रंट बना लेंगे, ठीक है। फिर यहां पर एक वेव फ्रंट ये अपना बना लेगा, ये रहा, ठीक है। फिर यहां पर ये अपना एक वेव फ्रंट बना लेगा, ये अपनी एक वेव फ्रंट बनाएगा ऐसे, ठीक है, स्फेरिकल। और सारे क्या है, फिर से अपने अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहां पर बना रहे हैं। ये अपना यहां पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेगा, और सबकी जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, सबकी रेडियस वगैरह यहां पर सेम है एक टाइम के लिए। अब ये आपने बना लिया t इक्वल्स टू 0 के लिए। अब ये जो आगे बने हुए वेव फ्रंट है ना, ये अपनी एक टेंजेंट बनाएंगे यहां पे। जब इनकी टेंजेंट्स को आप ड्रॉ करेंगे तो आपको आगे फिर से एक वेव फ्रंट यहां पर नजर आएगा, ये वाला जो वेव फ्रंट है ये क्या होगा, एट t इक्वल्स टू टाउ पे, t इक्वल्स टू t पे ऐसे मान लो आप। और जब जितना टाइम पास होगा, जितना टाइम आगे बढ़ेगा, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहा है, कितनी, v इंटू टी या v इंटू टाउ। जितना टाइम के बाद ये बनेगा उतना टाइम आगे बढ़ रहा है। तो इन टेंजेंट से बन के हमारे पास नया वेव फ्रंट बन गया, जो क्या है, a डैश b डैश, ये हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन गया। अगर इसको हम और पीछे करें तो पीछे की तरफ अगर हम यहां पर अगर देखें तो ये वाला वेव फ्रंट हमारे पास वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला वेव फ्रंट बैक साइड में आ रहा है। इसके मैं आपको दो लॉजिक बता देता हूं। पहला लॉजिक होगा मैथमेटिकल, बिल्कुल प्रूवन, कि अगर ये वाला वेव फ्रंट जो है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये जिन वेव्स को इमिट करेगा उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड इस फैक्टर के साथ इंक्रीज होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा तो आ गया। अब इसके साथ यहां पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ भी हो जाए, लेकिन एम्पलीट्यूड इस फैक्टर से चेंज होगा आपको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो बैक वाले साइड के लिए, इस वाले साइड के लिए थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां के लिए पाई हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस पाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसकी इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, ये वैलिड नहीं होगा। पहला रीजन तो ये जो मैथमेटिकल है। दूसरा देसी रीजन, देसी रीजन क्या है कि यहां से जो लाइट वेव इधर से जा रही है, इसको पॉइंट सोर्स मानते हुए अब यहां पर वेव फ्रंट बना रही है इधर से, पीछे वाली साइड से, इनकी इंटेंसिटी इधर जाने से क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये वाले जो वेव्स है ये अगर बैकवर्ड साइड में आएगी, इनकी इंटेंसिटी कम होगी, तो कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर ये आगे वाले की जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आएंगे वो वैलिड नहीं होंगे, इधर से निकलने वाले ही वैलिड होंगे। दूसरा देसी रीजन हो गया। तो आपको एक मानना है जो हमारा सेकंड वाला है ये ज्यादा साइंटिफिक है, तो ये आपको मान के चला, बैक वेव इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर हम इसको और माने और कंसिडर करें तो हमारे पास इसका एक स्ट्रेट जो वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है, उसका भी हम एक एग्जांपल करना चाहेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। इस प्लेन वेव फ्रंट का भी हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा, इसके भी जो पॉइंट सोर्स होंगे वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ये आपके पास यहां पर सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे यहां पर, ठीक है। और जो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे वो फिर से अपनी वेव बनाएंगे यहां पर, और जो ये अपनी वेव बनाएंगे, ये अपनी वेव यहां पर इनकी बहुत ही ये यहां पर क्या है, अपनी वेव बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी वेव बना रहे हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे से हम इनकी फिर से एक टेंजेंट यहां पे प्लॉट कर लेंगे। ये टेंजेंट जो प्लॉट करेंगे ये अपना एक वेव फ्रंट आगे, ये t इक्वल्स टू
0 पर है, ये t इक्वल्स टू टी पर है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v इंटू टी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। और बैक साइड का इसमें भी ये वाला जो वेव फ्रंट है ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो कितनी चीजें हमने बात करी है यहां पे। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी दोनों केस में। ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट कैन एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स बन गए। दे इमिट्स देयर ओन सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहे हैं, ये जो बन रही है सेकेंडरी वेवलेट्स है। एंड देयर टेंजेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेक्स्ट कंप्लीट वेव फ्रंट, जो कि आपका v इंटू टी के बाद में बन रहा है। ये आपका हाइगेंस प्रिंसिपल है। अब इस हाइगेंस प्रिंसिपल के बाद हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए इसके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्शन सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। बहुत इजी है, अभी ये जितना हमने समझ चुके हैं, जितना हमने समझ लिया है उसके हिसाब से आगे अब बहुत ही ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अब यहां पर आप देखोगे इसको तो ये आपको पता चलेगा कैसे हम वेव फ्रंट को आगे कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन को देखो, ये आपके पास कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ लाइट फॉर यू, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हम इस तरफ एक थोड़ा इसको रिजिड बना देते हैं, जैसे कि ये थोड़ा पॉलिश्ड है इस तरफ से, और ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट हम यहां पर इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। ये हमारे पास यहां पर वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट ये है, तो वेव फ्रंट को भी हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं, इसी की तरह हम प्लॉट करते हैं। इससे भी ज्यादा बढ़िया रहेगा हम इसको इस तरीके से बनाएं। ये जो वेव फ्रंट है ना, ये इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, और आपको मैंने बताया था जब भी वेव फ्रंट प्रोपागेट करता है, वेव फ्रंट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये तो वेव फ्रंट है, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है, ये है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है, ये है, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये जस्ट कोई भी रैंडम एंगल से आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसी एंगल से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है इसमें हमें ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना आप। अब ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, इसका ये वाला पॉइंट जितने टाइम में, जिस टाइम इंस्टेंट पर इसके साथ यहां पर इंसिडेंट करेगा एट पॉइंट ए, उतने में इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है वो कहां तक रहेगा, वो इस पॉइंट में इस डिस्टेंस तक इतना ही इस पोजीशन पे रहेगा, वो इस पोजीशन में रहेगा यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया बी, और हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो आगे से चल के अब यहां पे आ चुका है, ठीक है। और जो एंगल है वो एंगल हमारे पास ये इसका 90 डिग्री का एंगल ये है, और ये भी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो ये हमारा वेव फ्रंट इसके ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है यहां पर इस प्लेन पर। इंसिडेंट होने के कारण हमारे पास यहां पर एक नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल बना है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, एक नॉर्मल। नॉर्मल किस लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए ये परपेंडिकुलर है यहां पे, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, ठीक है, दोनों तरफ ये नॉर्मल। एंड इंसिडेंट पाथ का, ये जो पाथ ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल है, ये एंगल कितने का बना, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास आगे देखना है, इसके आगे भी बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने पर आपको पता है जितने टाइम में, सपोज टी टाइम में वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट यहां से चल करके यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहां से चल के ये यहां पर इंसिडेंट हुआ है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट बी है यहां पे आ गया, बी डैश पर आ गया, तो इतने टाइम में ये वाला पॉइंट क्या यहां बैठा रहेगा, नहीं, ये यहां से स्ट्राइक करके ये वाला पॉइंट यहां पर चला जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे
ये वाला पॉइंट चला जाएगा आपके पास। ये वाला पॉइंट यहां पर चला जाएगा इतने में, ठीक है। अब इतने में यहां पर जब चला जाएगा तो आप देखोगे इसके बाद क्या होना है, मतलब वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट यहां पे आया, इतने में ये उठ के यहां चला गया, तो ये वेव फ्रंट अब यहां पर ये कंप्लीट हो गया वापस से। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है येलो कलर वाला, ठीक है। ये वाला वेव फ्रंट यहां पर चला गया और अभी भी इनमें ये जो डायरेक्शन है दोनों के लिए 90 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री, अदरवाइज तो काम ही नहीं करेगा। तो अब ये आपके पास वेव फ्रंट हो गया, यहां पर ये पॉइंट हो गया ए डैश, और इसके बाद आगे अब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते जाएंगे, ये इधर चलता जाएगा और वो वहां से आगे निकलता जाएगा। वेव फ्रंट आगे, जो वेव फ्रंट आप यहां पर देख सकते हो, जो वेव फ्रंट यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट हुआ था, ये यहां पर इंसिडेंट होके ये इस डायरेक्शन से आगे वापस जा रहा है। ये यहां पे आप देखोगे तो इधर है, और जैसे ये वाला पॉइंट जैसे इसके टकरा रहा है, इतने में ये वाला पॉइंट इधर हो जा रहा है, फिर इसके बाद ये पूरा पूरा साथ साथ चलेगा, जस्ट लाइक अ सिंपल एनी नॉर्मल प्लेन, ठीक है, हो गया। और अब यहां पर आप देखोगे जो एंगल बना है इसमें, ये वाला किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल रहेगा यहां पर, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास इस आई और आर को इक्वल करना है, और आई और आर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर कि ये वाले आई को इसमें देखते हैं कहां पर है। देखो ये वाला एंगल आई है, और ये वाला जो एंगल है ये है एंगल 90 पूरा, ठीक है ना, ये 90 है। ये आई अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां पर ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल मिलेगा आपको 90 माइनस आई, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये पूरा फिर से 90 है, ये अगर 90 है तो इसमें से ये 90 माइनस आई सब्ट्रैक्ट हुआ, 90 माइनस आई अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आप कितना बना पाओगे, 90 माइनस 90 प्लस आई, तो यहां पे क्या बनेगा आई। तो ये वाला जो एंगल है ना ये कितना बना, आई बन गया, यहां पर एंगल आई हो गया। और इधर से अगर हम देखेंगे तो फिर से सेम चीज है कि आप ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला येलो कलर की लाइन वाला जो वेव फ्रंट है, और ये साइड वाला ये 90 है, क्योंकि वेव फ्रंट का एंगल है वेव फ्रंट की प्रोपगेशन के डायरेक्शन के साथ, तो ये 90 है। तो इस 90 में से आपको पता है ये आर अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये वाला एंगल कितना बना, 90 माइनस आर बनाइए, फिर ये अगेन 90 है इन दोनों के साथ नॉर्मल का और प्लेन का एंगल, तो ये 90 है, इसमें से 90 माइनस आर सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये फिर से आर बन गया। तो ये एंगल हो गया हमारे पास आई और ये एंगल हो गया आर, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और एक चीज क्या है, एक चीज है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ साइड। डिस्टेंस कौन सी, ये वाला बी पॉइंट यहां से टी टाइम में इस जगह पे आया है, तो ये डिस्टेंस हो गई सी इंटू टी। सेम इतने ही टाइम में ये वाला ए पॉइंट ए डैश पर चला गया, किस स्पीड से, सेम स्पीड से, तो ये हो जाएगा आपके पास अगेन सी इंटू टी। तो आपके पास ये आ जाएगा कि एंगल जो आपकी साइड है ये सी टी आ गई और ये भी सी टी आ गई। अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और दोनों ट्रायंगल को आगे देखते हैं क्या चलेगा। देखो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल बी डैश बी ए, समझ में आया कौन सा ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसिडर किए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर आपको तो ये पता चला है यहां से कि एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश बी ए। कौन कौन से एंगल है ये एंगल दोनों ये वाले हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। क्या ये दोनों बराबर इक्वल हैं क्या, हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्यों है,
क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, इसलिए इक्वल है जी। समझ में आ गया। फिर इसके बाद है हमारे पास दूसरी साइड, दूसरा एलिमेंट क्या, ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी डैश। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो कॉमन है तो इक्वल तो हम करेंगे इसको, क्योंकि भाई कॉमन है। ठीक है। फिर हमारे पास एक और एंगल है, कौन सा वाला, एंगल नहीं साइड, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड। देखो कितनी है ये साइड, सी टी, ये वाली साइड की वैल्यू भी कितनी है, सी टी है। इन दोनों को आप बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल्स टू बी, बी डैश इक्वल्स टू सी। किसी भी ट्राइंगल के तीन एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं और उसमें से कम एक साइड सेम होती है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं। तो अब आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ट्राइंगल बी डैश बी ए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल दिस वन। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं। सेम होते हैं से मतलब मेरा ये आया कि नाउ यू कैन से है, या आप लिख सकते हो हेंस एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको डायग्राम से देखकर पता चल रहा है क्या, आप ये देखो, आपका वेव फ्रंट जो आता है वो वेव फ्रंट हमेशा हर डायरेक्शन में अपनी प्रोपागेशन की जो साइड होती है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसे आ रहा है, वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा है, ये जो वेव फ्रंट है ना ऐसे इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसकी हर एक जगह पे जो पाथ है वो पाथ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, जो पाथ यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वही पाथ ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो जो ये वाली साइड है वो इसी प्लेन में है। ये वाला जो प्लेन बनाया मैंने आपके पास, ये जो प्लेन बना है ना, इस प्लेन में पहले तो ये पाथ ऐसे आ रहा है, ऐसे आने के बाद ये पाथ ऐसे जा रहा है, तो पाथ जो है ना वो दोनों सेम प्लेन में है। और क्योंकि वो दोनों ही पाथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, पाथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, they all are perpendicular to wave front, hence all lies in same plane। ऑल लाइन सेम प्लेन क्या है, ये आपका पाथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, क्योंकि वो सारे के सारे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने का कारण, होने का मतलब ही यह है कि वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है। तो दोनों लॉ हमने इसके वेव फ्रंट के, वेव्स के रिफ्लेक्शन के यहां से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये हम यहां पर अब डिस्कशन करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या है, हमारे पास इस बार फिर से एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है, एक रेयरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा, और ये दोनों का इंटरफेस है। ये दोनों मीडियम्स का इंटरफेस बना लिया हमने, और इसके नीचे ये आपके पास डेंसर मीडियम है और उसके ऊपर हमारे पास रेयरर मीडियम है। ठीक है। और इसके अंदर अब आपके पास फिर से वही वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हो रहा है, ये वेव फ्रंट यहां पर
इंसिडेंट हो रहा है। ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है आपके पास, ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को हम ये मान लेंगे कि आपके पास जब ये इंसिडेंट होगा तो ऊपर वाला जो मीडियम है जहां से ये इंसिडेंट हो रहा है, ये मीडियम है m1, इसमें इस लाइट की स्पीड है v1, और ये वाला मीडियम है m2 और इसमें स्पीड है लाइट की v2। लाइट की स्पीड का मतलब वेव फ्रंट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड है v2 और इसमें है v1, ठीक है। यस, अब आप यहां पर इसको जब देखोगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि इस वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट जब यहां पर, अब इसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के साथ हमेशा एंगल कितना होना है, यहां पर भी 90 डिग्री का होना है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होना है। तो हम ये देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है वेव फ्रंट का, ये यहां पर इंसिडेंट कर चुका होगा एट ए, इतने में इस वेव फ्रंट का एक पॉइंट यहीं पर रहेगा और हम इसको वेव फ्रंट को कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास वेव फ्रंट यहां तक आ गया, ठीक है। और ये एंगल दोनों फिर से 90 डिग्री है। पहले ये वेव फ्रंट यहां पे था, अब ये वेव फ्रंट यहां पे सरक के आ गया और ये वाला पॉइंट यहां पर इंसिडेंट हो गया, ठीक है। जब ये वाला वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट हो चुका है, अब आप इसके आगे की घटना देखो, आगे क्या हो रहा है। आगे ये वाला वेव फ्रंट टी टाइम कंज्यूम करके, वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट टी टाइम कंज्यूम करके आगे चलकर यहां पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलकर यहां पर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस जगह पर, और इस जगह पे आ जाएगा तो यहां पर कितने डिस्टेंस ट्रेवल होगी, v वेलोसिटी है v1 और t टाइम कंज्यूम किया तो v1 इंटू टी। इतने में ये वाला जो वेव फ्रंट है ये यहां पर इस मीडियम के अंदर v2 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी ट्रेवल करेगा और यहां पर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा v2 इंटू टी। ये यहां पर v2 इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। v2 अगर ये डेंसर मीडियम है तो v2 इज लेस देन v1, ये तो डेफिनेट मानना पड़ेगा। तो ये इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा इसके अंदर और ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। और अब हम यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर बना देंगे। और इस जब आप इसको थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, जो आपके पास प्रिंसिपल ये जो सरफेस है ये मीडियम 2 है, ये आपके पास मीडियम स्पीड 2 है, ठीक है। और हम यहां पर जब इसको पूरा बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर अब हम नॉर्मल बनाना होगा और नॉर्मल यहां पर, ये नॉर्मल हो गया आपके पास इस जगह पे और यहां पर ये नॉर्मल हो गया आपके पास, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। ये जो पाथ ऑफ इंसिडेंस है ये इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा, ठीक है। और यहां पर इसके बाद जो ये वेव फ्रंट आ चुका है, यहां पर ये अब वेव फ्रंट पूरा होगा और वेव फ्रंट हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये वाला वेव फ्रंट हमारे पास यहां पर बन के आएगा। और वेव फ्रंट का ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है क्योंकि ये पाथ ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट के बीच में है। ये पाथ ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट के बीच में ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इसके बाद वाला जो मोशन है ना वो क्या होगा, जैसे यहां पर ये यहां आया, ये वाला एंड, ये वाला साइड इस तरीके से यहां पे पहुंचा, इतने में ये वाला यहां पहुंचा। अब आगे ये सेम बिल्कुल ऐसे मूव करता जाएगा तो ये यहां पर मोशन करता जाएगा आगे
और ये इसके साथ फिर से मोशन करता जाएगा, ये वाला। और अब यहां पे आप जो देखोगे, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है। और अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्नेल्स का फर्स्ट लॉ है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ स्नेल्स लॉ है, वो हम यहां पर डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड लॉ हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, ये वाली एंगल कितना है, ये पूरा है 90 डिग्री, ये पूरा 90, इसमें से आई सबट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस आई, तो ये कितना हो गया, आई हो गया। और इधर में ये रिफ्रैक्शन एंगल है, तो ये वाला हो गया 90 माइनस आर, तो ये कितना हो गया, ऑटोमेटिकली सेम तरीके से आर हो गया, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था उस तरीके से। तो अब ये आप आगे इनके पॉइंट्स बना दो, ये ए बी वेव फ्रंट है, इस बी का बी पॉइंट जब यहां पहुंचा बी डैश पर, इतने में ए कहां आ गया, ए डैश पर आ गया, सिंपल सी बात इतनी ही है। और हम यहां पर अगर हम देखेंगे, ये वाली साइड इसमें कॉमन आ गई, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन इनसे हमें अब कॉन्ग्रुएंस तो प्रूव करनी नहीं है। हमें क्या प्रूव करना, हमें साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है। तो आपको अब ये देखना है, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे सबसे पहले। इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है, हमारे पास एंगल आर है, तो आप लिखोगे साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर इक्वल्स टू ए डैश, सामने वाला परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई ए बी डैश, ये वाला हाइपोटेनस, ये वाला जो है ना, अगर आप ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस हो गई, तो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे साइन आई, ये वाला एंगल आप कंसिडर करोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये फिर हाइपोटेनस, तो ये भी लिखना है हमें, क्या, इन ट्राइंगल ए बी डैश साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर नहीं, इस बार है साइन आई, साइन आई इज इक्वल्स टू बी डैश अपॉन ए बी डैश, ठीक है। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर दो। नाउ साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें क्या है, जनरली मैं भी ऐसा करता हूं कि साइन आई को पहले लिख लेता हूं, आर को बाद में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी आप कर सकते हो। आर पहले हमारा आ गया तो आर पहले लिख लेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए, नॉट ए, साइन आई की वैल्यू लिखो पहले, ये वाला बी डैश अपॉन ए बी डैश, अगेन डिवाइडेड बाई ए डैश अपॉन ए बी डैश। इसको आप फिर से अगर लिखोगे तो ए, नॉट ए, बी डैश अपॉन ए बी डैश इंटू ए बी डैश अपॉन, ये वाला है ए डैश, तो ए बी डैश और ए बी डैश तो कैंसिल आउट, आपके सामने जो बचा है यहां पर वो क्या है, वो है, यहीं पर लिख देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू बी डैश अपॉन ए डैश, ओके। और बी डैश कितना है, ये रहा V1 अपॉन V1 इंटू टी, और ए डैश V2 इंटू टी से टी कैंसिल आउट, V1 अपॉन V2। और V1 अपॉन V2 क्या, हमेशा इस मीडियम में, सेकंड वाले मीडियम में हमेशा स्पीड V2 होनी है, फर्स्ट वाले में मीडियम में हमेशा स्पीड V1 होनी है, तो ये दोनों फिर से क्या आ गई, एक कांस्टेंट आ गई, और कांस्टेंट भी क्या, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ गई, μ2 1। तो यहां से आपके पास आ गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 1, विच इज ए कांस्टेंट, और ये आपको यहां पर प्रूव करना था। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। सेकंड जो लॉ है वो सेम है,
सिंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट वाली, रिफ्रैक्शन वाली डायरेक्शन और नॉर्मल, दिस ये सारे के सारे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है और इसी वजह से दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। आपको सेम ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन फिर से यहां पर नोट करनी है, लिखनी है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो ये होगी कि यहां पर हम इस जो डिस्टेंस है इनको वेवलेंथ की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है, बता देता हूं अभी आपको। मान लो इसको अगर मैं ये वाली जो साइड है इसको अगर मैं वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं यहां पर वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होगा? वेवलेंथ इक्वल्स टू होता है लैम्डा। लैम्डा को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये होगा v1 इंटू टी, टी फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड, कि इस पूरी एक वेव को बनने में जितना टाइम पीरियड लगेगा वो इंटू उसकी स्पीड। तो यहां पर भी तो ये वेवलेंथ को बनने में सेम ही टाइम लगेगा, तो यहां पर भी तो क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी हो जाएगा। ये हो जाएगा लैम्डा 1 इस वाले मीडियम में, ये हो जाएगा लैम्डा 2 सेकंड वाले मीडियम में। तो यहां पर हम एक चीज और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या? कि इफ दिस बी डैश अपॉन ए डैश कहां पर है? यहां पर है। तो इसको अगर मैं एक चीज और लिख देता हूं कि बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी अपॉन v2 इंटू टी। तो ये क्या हो गया? ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, ठीक है। टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रेशियो बचा v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और जब आप इनको यहां से एक चीज नोट करोगे कि इसको मैं जब इधर ले आता हूं v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू v2 अपॉन लैम्डा 2, अगर ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गया? ये फ्रीक्वेंसी बन गई ν1 और ये फ्रीक्वेंसी बन गई ν2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसमें नो चेंज। स्पीड में चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं दोनों जगह फिर से h से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। h न्यू हो गया, इधर से अगर देखूंगा तो फिर ये h न्यू फिर हो गया, तो ये दोनों का क्या हो गया? यहां पर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी तो क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी ऑफ वेव भी क्या आएगा? नो चेंज। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इज इट पॉसिबल कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी वेव की, या उस पैकेट की जो इसके अंदर मोशन कर रहा है? तो आप वहां से बता पाओगे नहीं, क्योंकि वहां पर जितना चेंज वेलोसिटी में आएगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज किसमें हो जाएगा? लैम्डा में हो जाएगा। जब लैम्डा में चेंज हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के चेंज को कंपनसेट करके आपके जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो दोनों का स्पीड और लैम्डा का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड भी यहां पे, जो फ्रीक्वेंसी भी यहां पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने का मतलब ये हो गया कि ये इस जगह पर बिल्कुल भी
एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। अब इसके बाद हम यहां पर जो वेव फ्रंट्स बने हुए हैं हमारे, उन वेव फ्रंट्स का जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखो अब, तो इसके लिए क्या करना है देखते हैं हम। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स का देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक कनकेव मिरर है, फ्रॉम कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से तो रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा। तो हमें यहां पर रिफ्लेक्शन ही करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में यहां पर मोशन करेगा और इसका, इस कनकेव मिरर का फोकस यहां पर है। तो देखो सबसे पहले यहां पर कौन पहुंचेगा, जब ये यहां पर ऐसे आएगा तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये वेव फ्रंट के जो कॉर्नर्स है वो पहले इसके पास पहुंचेंगे। जब पहले इसके पास पहुंचेंगे तो ये पहले टकराकर पीछे आ जाएंगे, और ये लास्ट में पहुंचेगा तो ये लास्ट में टकराकर पीछे आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जब इसको देखोगे तो ये जो वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा इस तरीके से। एंड दिस सीम्स कन्वर्जिंग इन दिस पॉइंट विच इज फोकस। ये फोकस में कन्वर्ज होने की ट्राई करेगा और यहां पे आके ये कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बनाना है फ्रॉम कनकेव मिरर। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से क्या होगा, कन्वेक्स मिरर आपका ये बताएगा यहां पर आपको कि इसके अंदर देखो क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर आएगा। अब कन्वेक्स मिरर का एग्जाम में आ सकता है क्या, अभी तक आया हुआ नहीं है। ये आया हुआ है, ये आने के चांसेस फिर बनते हैं, उसका नहीं बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आएगा यहां पर आपके पास ये वेव फ्रंट है, और जैसे ही ये इसके नजदीक जाएगा तो इसके नजदीक सबसे पहले कौन गया, इसके नजदीक गया, इसकी जो मिड पॉइंट है ना वो सबसे पहले इसके नजदीक गया। तो मिड पॉइंट पहले नजदीक गया तो मिड पॉइंट पहले टकराएगा। तो ये यहां से इस डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट बनाएगा अपना, ये जो वेव फ्रंट बनाएगा इस डायरेक्शन से बनाएगा, ठीक है। ये आपका वेव फ्रंट हो गया, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, और इट सीम्स कि इट इज अपियरिंग फ्रॉम इट्स दिस फोकस। इतना शायद ज्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको बनाया, ये थोड़ा सा बताने के लिए बनाया मैंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा ये आपको ऑलरेडी पता है, कन्वेक्स लेंस कैसे बनाना है हमें। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस है तो लेंस से रिफ्लेक्शन होगा क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस से होगा तो रिफ्रैक्शन ही होगा। ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, देखो ये जो वेव फ्रंट है इसके नजदीक जाएगा तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट नजदीक जा रहा है, ठीक है, और बाकी कॉर्नर्स इसके बाद में नजदीक जा रहे हैं। तो यहां से जब जाएगा तो ये यहां से जब जाएगा सबसे पहले जाएगा, और इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक, इतने डिस्टेंस तक मिड पॉइंट को इस रेयर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा। जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा तो क्या है, यहां पर एक ये पीछे रह जाएगा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को तो इतने से में जाना पड़ेगा, स्पीड से जाएगा ये, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से फिर से इसका जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा कहां पर, इसके फोकस पे, यहां पे इसके फोकस पे, ठीक है। और फिर यहां पर ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये फिर हम और आगे देखते हैं
इस तरीके से ये यहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कनकेव लेंस देख लेते हैं। अब कनकेव लेंस जो है ना वो आप खुद भी बना सकते हो ऑटोमेटिकली, जैसा कन्वेक्स मिरर में बनाया है सेम वैसा। तो कनकेव लेंस अगर हम यहां पे बनाएं तो कनकेव लेंस हमें इस तरीके से बनाना होगा। ये हमारे पास ये कनकेव लेंस है और जो वेव फ्रंट है वो आपके पास ये वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट जो कॉर्नर्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और जो मिड पॉइंट है इसको कम डेंसर मीडियम से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये फिर से ऐसा यहां पर इसका वेव फ्रंट बनेगा और ये जो वेव फ्रंट बनेगा आपके सामने ये फिर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इट अपियरिंग फ्रॉम इट्स फोकस, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वहां से ये ऐसा लगेगा कि अपियर हो रहा है। ठीक है, और फिर हम एक बात कर लेते हैं आखिर इसकी प्रिज्म की। फ्रॉम प्रिज्म, तो प्रिज्म से क्या होगा, प्रिज्म बनाओ आप अच्छे से, और क्या है ये आपके पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म से जो वेव फ्रंट आएगा आपके पास ये वेव फ्रंट है, ये जैसे ही यहां पर आएगा देखो ये वेव फ्रंट है, इसके सामने जैसे ये प्रोपेगेट होते हुए आएंगे, जैसे ही प्रोपेगेट होते हुए आएंगे तो यहां पर चलेगा। तो इस वाली साइड को तो इतना सारा डेंसर मीडियम धीरे चलना पड़ेगा, ये वाला तो इजीली चला जाएगा, इसको ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, इस तरीके से यहां पर बन जाएंगे, ये इस तरीके से प्रोपेगेट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मिरर। ये लो, ये आपके पास काम होने लग गया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो ये वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन हो गया, और ये क्या है, इसका डेंसर मीडियम है। ये इसका डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम इसको बना दो डेंसर मीडियम, और क्या है। ठीक है, अब ये जो है यहां पर हम इसको कंप्लीटली पूरा फिल कर देंगे, और ये जो डेंसर मीडियम जब हो जाएगा हमारे पास, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो ये वाले जो है नीचे वाला जो कॉर्नर है इसको आपको ज्यादा डेंसर मीडियम से चलना पड़ेगा, और जो ये वाली साइड है इसको आपको इतना डेंसर मीडियम से नहीं चलना पड़ेगा। तो आपके पास ये आएगा। अगर ये बाहर वाला मीडियम तो डेंसर है, ये वाला रेयरर है, तो जो नीचे की तरफ घूम रहा है वो यहां पर फिर ऊपर की तरफ घूम के ऊपर ट्रेवल करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, शानदार लगा है, सुंदर लगा है, समझ में आया है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बुलाएं, उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी फायदा लेने दें, उनके भी मार्क्स हैं, समझ में आए, साइंस पढ़े वो भी, और हम भी आगे बढ़ें, और हमारी भी जो आप है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।